वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ फ्रेंड्स। एग्ज़ाम हाउ में आपका स्वागत है। लास्ट में जो इससे पहले का जो हमारा वीडियो था उसको हमने फिनिश कर दिया था और जो चैप्टर था, ठीक है, मे बी जो भी चैप्टर था उसको हमने फिनिश कर दिया था। और जो सेकेंड चैप्टर है 9th क्लास का साइंस में, तो वो है इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। ठीक, तो ये हमारा आज का ये चैप्टर है और आज हम इसको फिनिश करेंगे। जैसे कि आप थंबनेल पे आप देख रहे हो कि 2 फोटो लगी हुई है। इस चैप्टर के ये इम्पोर्टेंट्स हैं, मतलब कि ये सेपरेशन जो सेपरेट करने की जो टेक्निक है, ठीक है, ये क्या है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इसका क्या है फोटो लगा दिया है कि इस चैप्टर में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी मैं थोड़ी देर इसको और अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना क्या क्या है ये पहले हम देख लेते हैं। तो देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे मिक्सचर के बारे में, देखेंगे इसकी डेफिनेशन देखेंगे और मिक्सचर कितने टाइप का होता है ये देख लेंगे। ठीक है, इसमें से एग्जामिनेशन में कैसे कैसे पूछे जाते हैं कि इसमें देखो सिंपल सा डेफिनेशन पूछेगा। ठीक है, या तो डेफिनेशन पूछ लेगा, मे बी पूछ से लेता है डेफिनेशन, और उसके बाद से ना 3-4 इसमें मैटर या फिर मेटल सॉलिड लिक्विड इस तरीके कुछ दे देगा और वो पूछेगा कि इनका मिक्सचर, इनका मतलब जो मिक्सचर है वो क्या है, हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है। तो इसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन भी कितने तरीके से होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो है हमारा जो टॉपिक है तीसरा, ठीक है, एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है और ये तीसरा जो 3rd नंबर पे है कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक टेक्निक या ठीक है एक ने एक इसमें से जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो जरूर पूछेगा आपके एग्जामिनेशन में। क्योंकि मैं आज कल या आज मैंने तो देख रहा था, मैं पेपर देख रहा था कि ये हर ईयर मतलब हर साल ये पूछा गया है, इसमें से एक ने एक जरूर पूछा है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने उसको कंसीडर कर लिया। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल जो नॉट मोर इंपॉर्टेंट, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस इसके बारे में मतलब है कुछ पूछा गया है इसमें से, एग्जामिनेशन में इसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो जो हमारा फोकस होगा वो तीसरे नंबर पे, इस पे हमारा फोकस होगा। ठीक है, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में अगर हम बात करें तो इस पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा। इसमें से 1 या नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो डेफिनेशंस है, या फिर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आता है। ठीक है, थर्ड ये इसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे और आप थोड़ी इस चीज़ को मतलब ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो को डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि कोई फिक्स टाइम अभी हमने इसे किया नहीं कि हम इसे कभी वीडियो डालते हैं या फिर कभी, ठीक है, तो वो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे और आप उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था मिक्सचर के बारे में देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। तो देखो मिक्सचर क्या है कि किसी भी कोई भी सब्सटेंस है मोर देन 2, ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा हो या 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, उसको हम क्या करते हैं कि कंबाइन कर देते हैं। वो फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि वो केमिकली कंबाइन नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें कि पानी है और नमक है, आप इसे घोल दो तो क्या केमिकल कंबाइन नहीं होता है, वो क्या होता है फिजिकल कंबाइन होता है, केमिकली नहीं होता है, उसको मिक्सचर करेंगे। और इसमें जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि नॉट कंबाइंड केमिकली। ठीक है, ये टर्म्स आपको अगर आप एग्जाम में लिखते हो, अगर ये टर्म्स आप डाल देते हो, या फिर अगर आप इस तरीके से लिखो कि अगर डेफिनेशन पूछता है, ठीक है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछ देता है तो आप नीचे एक नोट लिखना, ऐसे नोट, ठीक है, नोट लिख के आप यहाँ पे लिख देना कि दे आर, या नोट लिखने बस आपको ये लाइन लिख देनी है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ इसको कि आप अगर मिक्सचर का पूछता है कि डेफिनेशन या फिर मिक्सचर के बारे में पूछता है तो आप क्या करना कि ये डेफिनेशन आप लिखना। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लिखना, इसके बाद से यहाँ फुल स्टॉप लगाना, उसके बाद नीचे नोट लिखना और नोट लिखने के बाद लिखना दे आर नॉट कंबाइंड केमिकली। ठीक है, तो ये एक मतलब कि एक इम्प्रेशन होता है एग्जामिनर पे, एक पॉजिटिव इंप्रेशन होता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है और अगर मतलब हैंड राइटिंग अच्छी है और आप फास्ट लिखते हो तो आप उसके नीचे ना ये 2 पॉइंट और डाल देना। तो ये चीज़ क्या है कि बहुत ही अच्छा इंप्रेशन, मतलब एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन होता है। तो वो आपको जो भी मतलब फुल मार्क्स देगा, यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। डेफिनेशन वगैरह में उतने मार्क्स कटते नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे अगर ये 2-3 जो मैंने पॉइंट बताए अगर आप इसे ऐड कर देते हो तो आई एम श्योर कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें से आपको मतलब कि कोई वो 1/2 हाफ मार्क्स वो कट कर देते हैं तो ऐसा कुछ मतलब सीन बनेगा नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर देख लेते हैं कि जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेट। ठीक है, तो मिक्सचर के जो देखो केमिकली अगर केमिकल हो जाएगा तो हम उसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, वो चीज़ हम अभी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, अभी हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो वो फिजिकल कंबाइन होता है और उसके कंपोनेंट के हम क्या करते हैं मतलब सेपरेट कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और कैसे सेपरेट करेंगे वो हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है,
आज ही पढ़ने वाले हैं। और जो दूसरा पॉइंट है इसमें कि कंपोनेंट ईच कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। अब जैसे कि हमने नमक डाला, ठीक है, पानी में नमक डाल दिया, तो नमक की अपनी प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है, वो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी रहेगी ही रहेगी। वो नमक है, अगर टेस्ट उसका नमकीन है तो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा पानी में डालने के बाद, ठीक है। वाटर है या पानी है, तो उसकी भी प्रॉपर्टी वैसी एज इट इज रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये मिक्सचर का प्रॉपर्टी है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपको एग्जामिनेशन में मिक्सचर के बारे में पूछता है तो आप डेफिनेशन के साथ साथ आप 2-3 ये पॉइंट जरूर आप ऐड कर देना, अगर आपके पास टाइम है तो जरूर ऐड करना, ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, अगर जैसे कि एक नंबर में पूछ देता है ना एग्जाम में, एक नंबर में अगर पूछा तो आप उसकी डेफिनेशन डाल देना और ये 2-3 पॉइंट लिख देना, तो आपकी ये एक नंबर तो फिक्स। बट अगर यही क्वेश्चन, ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछ देता है या फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कुछ पूछ देता है, तो आप टाइप्स ऑफ मिक्सचर उसमें ऐड जरूर कर देना। मतलब कि आपको लिखोगे कैसे, ये मैं बता देता हूँ कि जैसे पूछ लेता है, ठीक है, मिक्सचर के बारे में अगर वो पूछता है, ठीक है, ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहाँ पे तो चलो है क्वेश्चन, आप आंसर में क्या क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन ऐसे लिखोगे, ठीक है, डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन के बाद से नोट लिखोगे जो मैंने पॉइंट बताया 1 बाय 1 करके आप, या फिर प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देना, नोट ना लिख के सीधे प्रॉपर्टी में 3 डाल देना, 3 पॉइंट डालना, ठीक है। जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताया, ये 2 तो मैंने ये बताया, तीसरा आप इसको डाल देना, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो जाएंगे, 3 पॉइंट यहाँ पे ऐड करना, 3 पॉइंट ऐड करने के बाद से फिर लिख देना टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर में आप लिखोगे, एक पहला तो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है और दूसरा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप यहाँ पे जैसे मतलब पॉइंट डाल के आप लिख देना, ठीक है। अब होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं कि होमोजीनियस में क्या, मिक्सचर में क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस होते हैं, मतलब कि जैसे भी हम कोई मिक्सचर बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जो भी सब्सटेंस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब इक्वली होते हैं, या फिर मतलब एक रेशियो में होते हैं, फिक्स रेशियो में होते हैं, इवनली होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा हुआ कि ऑल द सब्सटेंस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। सारे पूरे मिक्सचर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 गिलास पानी लिए हो और उसमें आपने नमक घोल दिया तो नीचे ज़्यादा घुल गया और ऊपर घुला ही नहीं, ठीक है, तो वो नहीं होगा। इवनली मतलब कि कंप्लीटली क्या होना चाहिए कि वो पूरा मिक्स होना चाहिए अच्छे तरीके से। आप ऐसे कह सकते हो कि अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा पॉइंट है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस में क्या है कि इसमें इवनली नहीं होता है, मतलब कि क्या है कि जैसे आप एक सैंड ले लो, सैंड, ठीक है, बालू, और सैंड को क्या करो, वाटर में डाल के मिक्स करो, तो थोड़ी देर बाद आप अगर स्टाइल करते हो या फिर किसी भी चीज़ से उसको घोलते हो, तो घोलने के कुछ देर बाद क्या होता है कि सैंड नीचे आ जाता है, ग्लास वगैरह या फिर जो भी आप बर्तन ले रखो वो नीचे बैठ जाता है। वो क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर में उसको हम कंसीडर करते हैं। वो क्या इवनली नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड है, पानी अलग ही दिखेगा और आप सैंड अलग ही दिखेगा, ठीक है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाता है। नेक्स्ट है सोल्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ये इस चीज़ को अगर ये 2 नंबर में पूछ देता है तो बस इतना, मतलब इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। आप इस 2 तरीके, ये होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस डाल के आप यहाँ पे डेफिनेशन दोनों की आप पुट कर दो, तो ये आपका मतलब कि ये अगर 2 नंबर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछता है तो ये आपका पूरा हो जाता है। और ठीक है, इतना ही मतलब होता है। और आप यहाँ पे आप जैसे कि आप अगर आप एग्जाम्पल में डालना चाहते हो तो एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो कि साल्ट एंड वाटर, यहाँ पे आप डाल सकते हो कि सैंड एंड वाटर, ठीक है, तो ये एग्जांपल में आप इसे मतलब डाल सकते हो। सॉल्यूशन देखो, अब सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर ही होता है, ठीक है, सॉल्यूशन इज नथिंग बट अ मिक्सचर। सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर ही होता है। कि अब कैसे मिक्सचर होता है ये देखते हैं कि अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। देखो तो अब यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है कि अब इसमें देखो, जब एग्जाम में हम लिखते हैं ना तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन डालते हैं, ठीक है, जो वर्ड होते हैं। तो इसमें एक वर्ड ये है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ये वर्ड होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप लिखोगे ये होमोजीनियस मिक्सचर आपको जरूर डालना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर आप एग्जांपल देना चाहते हैं, अगर ये पूछता है एग्जांपल, जैसे पूछेगा क्या, वो तो आपको देना पड़ेगा एग्जांपल में, तो मस्ट आप जरूर डालना। तो अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन है शुगर और वाटर का जो सोल्यूशन है, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है ये मैं बताता हूँ। देखो एक कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन क्या होता है कि हमने थोड़ा सा सॉल्ट लिया, ठीक है, सॉल्ट, और ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लेंगे, इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या, ये क्या, और उसके बाद से हम क्या करें, वाटर लेते हैं, ठीक है, वाटर, और वाटर क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। वाटर क्या कि सॉल्वेंट है, वाटर क्या कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट क्या कम क्वांटिटी में, दोनों को हम मिक्स करते हैं तो क्या हमें मिलता है, हमें क्या मिलता है, एक सोल्यूशन मिलता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। अब जो
सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करते हैं, मिला देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल में ये लिखा हुआ है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप इस तरीके ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में सॉल्यूट सॉल्वेंट का मैंने देखा था कि इसमें मतलब कि कुछ खास क्वेश्चन इसमें आए नहीं होते। तो सिंपली आप सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखो और सॉल्यूशन के नीचे एग्जाम्पल लिखने के बाद ये अगर एक वर्ड लिखो, ऐसे लिखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, और एक एरो का निशान बताओ, ये इक्वल टू इसको बोलते हैं मतलब केमिस्ट्री में बोलते हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो ये एक मतलब केमिकल फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, अब जैसे कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद सैचुरेटेड है, यहाँ पे सैचुरेटेड है, फिर अनसैचुरेटेड है। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे कंपैरिजन है। ठीक है, किसी में क्या सॉल्यूट ज़्यादा है, किसी में क्या है कि सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो इस तरीके से क्या कर उसका अलग अलग हमने इसको नाम दे रखा है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं उसको, इसके बारे में यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि द सॉल्यूशन हैविंग, ठीक है, सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब क्या कि सॉल्यूट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इधर देखो यहाँ पे ये जो मैंने अभी बताया, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, मतलब कि सॉल्यूट क्या हो, इन कंपैरिजन सॉल्यूशन या फिर इन कंपैरिजन सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं कि जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा, ठीक है, सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट से बहुत ही कम हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेटेड में क्या हुआ कि सेम डेफिनेशन, यहाँ पे सॉल्यूट क्या था, बहुत ही कम था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो इतना इन दोनों के डेफिनेशन मात्र बस यही चेंज करना है आपको कि डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड का। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनना कि जब सॉल्यूट की जो मात्रा है, सॉल्यूट की मात्रा मतलब जो भी अमाउंट है सॉल्यूट अमाउंट बहुत ही कम अगर होता है सॉल्यूशन में, तो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। और यही सॉल्यूट जो अगर लार्ज क्वांटिटी में है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो भी मैंने लिख रखा है, यहाँ पे ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मे बी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो आप इसको नोट्स भी बना सकते हो। फिर बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो ये ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना या फिर पढ़ना। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट द गिवन टेम्परेचर। अब देखो ये जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किया गया है, तो यहाँ पे किया है गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या किया है, गिवन टेम्परेचर। यहाँ पे गिवन टेम्परेचर की बात हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे क्या किया कि एक टर्म्स नया टर्म्स यूज हुआ है, टेम्परेचर। तो आपको जब आप डेफिनेशन लिखोगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का, तो उसमें आप टेम्परेचर का मतलब कहीं ना कहीं उसको मेंशन जरूर कर देना। ठीक है, किस तरीके से मेंशन करना, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ कि अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द गिवन टेम, मतलब कि अगर टेम्परेचर हमने कोई भी जैसे को फिक्स किया, फिक्स करने के बाद अब हम सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, उससे ज़्यादा, जैसे हमने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन बनाया है, तो उसमें सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। अगर सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है, ठीक है, सॉल्यूट की क्वांटिटी है गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, उससे ज़्यादा हम सॉल्यूट डाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते हैं सॉल्यूट, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि गिवन टेम्परेचर पर हम मोर क्वांटिटी मतलब सॉल्यूट के क्या होते हैं कि और भी क्वांटिटी को हम डिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बस एक एक लाइन की डेफिनेशन है, और ये एग्जाम में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पूछ चुका है, तो आप इसको क्या करना है कि आपको थोड़ा देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और मतलब कि ये डेफिनेशन है सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बात कर, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि मतलब गिवन टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए कि इस जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा मतलब कि फिक्स हो गया, सॉल्यूट क्या हो, गिवन टेम्परेचर पर फिक्स हो गया, अब मुझसे ज़्यादा डाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि अब उससे ज़्यादा मतलब डाल नहीं सकते या डिजॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, डाल नहीं सकते हैं, डिजॉल्व ही नहीं होगा गिवन टेम्परेचर पर, तो उसको हम सैचुरेटेड बोलेंगे। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि गिवन टेम्परेचर पर जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है,
यहाँ पे साफ साफ लिखा, अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट द गिवन टेम्परेचर। अब उससे भी ज़्यादा सोल्यूट को हम क्या कर डिजॉल्व कर सकते हैं गिवन टेम्परेचर पर, उसको हम अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं। सोल्युबिलिटी में क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उसकी सोल्यूट की बात करें, दैट कैन बी, ठीक है, दैट कैन बी डिजॉल्व इन नोन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। नोन क्वांटिटी मतलब कि हमें पता है कि सॉल्वेंट कितना है, ठीक है, नॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, नॉन क्वांटिटी। अब ये मैंने दूसरी सी डेफिनेशन में डाल दी ताकि आपको और अच्छे से मैं समझा सकूं, ठीक है। नॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर इट्स सोल्यूबिलिटी। उसी सर्टेन टेम्परेचर पे हम उसको क्या बोलते हैं कि उसकी सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से डेफिनेशन को समझाता हूँ एक बार और, आप थोड़ा सुनो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट की अमाउंट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट जो डिजॉल्व होगा, नॉन क्वांटिटी मतलब कि हमें पता है कि सॉल्वेंट कितना है, हमें पता है कि सॉल्वेंट कितना है, उस सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिजॉल्व होगा एक फिक्स टेम्परेचर, वही उसकी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी होती है, ठीक है। एक और डेफिनेशन है, ठीक है। अब अगर डिफरेंट बुक से थोड़ा जाओगे तो आप देखोगे कि हर बुक्स में क्या क्या डेफिनेशन चेंज ही हो जाती है, थोड़ा बहुत चेंज आ जाते हैं डेफिनेशन में, ठीक है। बट सही मतलब कि जो सही है तो वो सारे ही रहते हैं, लगभग सारे सही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन था, ठीक है, एज मतलब कि एनसीईआरटी बेस्ड या डेफिनेशन था। नेक्स्ट डेफिनेशन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर इन नोन एज सोल्यूबिलिटी। अब यहाँ पे देखोगे कि 100 ग्राम मैंने क्यों ऐड किया है, यहाँ पे आप देखोगे डेफिनेशन में यहाँ पे 100 ग्राम को ऐड किया गया, तो 100 ग्राम क्यों ऐड किया गया, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि 100 ग्राम यहाँ पे क्यों ऐड किया गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 100 ग्राम ऐड किया गया, तो ऊपर वाली डेफिनेशन में देखो क्या रखा है, ऊपर वाली डेफिनेशन में यहाँ पे साफ लिखा हुआ नॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे लिखा है कि नॉन क्वांटिटी मतलब कि सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। और इसी डेफिनेशन में चेंज क्या कर दिया है कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमें पता होनी चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है, इस वाले में, ऊपर वाले डेफिनेशन में। और नीचे वाले में नॉन क्वांटिटी की जगह इसने सीधे पुट कर दिया वैल्यू कि 100 ग्राम, ठीक है, इतना सा अंतर है, डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है, बस ऊपर वाले डेफिनेशन में नॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है और नीचे वाले में क्या कर दिया कि नॉन क्वांटिटी की जगह 100 कर दिया। मतलब अब हमें पता है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट है, नॉन है 100 ग्राम, हमें पता है कि सॉल्वेंट 100 ग्राम ही है, तो इसी को हम बोलेंगे नॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर, अब डेफिनेशन सेम हो गई। स्पेसिफाइड टेम्परेचर क्या हमने एक मतलब कि सर्टेन टेम्परेचर पे ये जो प्रोसेस हो रहा है सर्टेन टेम्परेचर बोला है, उसी टेम्परेचर हम उसको क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक है, एट दैट ऑफ दैट सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। बाकी ये चीज़ें आप देख लेना कैसे है, ठीक है। तो इसमें समझने की चीज़ यही है कि नॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो हम डिजॉल्व करेंगे एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, वही उसकी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी होती है। तो ये दो डेफिनेशन, आपको जो भी पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, जो पसंद आए, आप इसमें से पिकअप कर लो या फिर उठा लो, अब लिख लो। मैं तो कहूँगा आप दोनों डेफिनेशन लिख लो, एग्जाम में आप किसी एक को मेंशन कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। कि आप देखो कि अगर आप कोई ड्रिंक वगैरह लेने जाते हो, ड्रिंक हो गया या फिर जैसे ये कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स आप देखो, उसमें ना ये चीज़ें कंसंट्रेशन उसमें लिखा रहता है। आप तो उसको जो उसके जो लेबल्स होते हैं उसको आप रीड करो। मैं तो कहूँगा अब एक बार रीड करो लेवल पे, तो लेवल पे जो वहाँ पे जो लिखा रहता है कि वहाँ पे ये लिखा रहेगा आपको कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उसमें जो कंसंट्रेशन दिया रहता है ना वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करके दिया रहता है। मैक्सिमम में आपको सबसे ज़्यादा यही दिखेगा, ठीक है। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हो या फिर किसी तरह कोई ड्रिंक लेते हो, तो उसमें आप देखना कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अब इसके ऐसे लिखा वी बाई वी ऐसे करके लिखा रहता है, मतलब यही होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ऐसे करके उस पर लिखा रहता है। तो ये एक जनरल से इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। बट जो हमारे पढ़ने की चीज़ है वो ये है कि 3 तरह से इसमें हम कंसंट्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ये 1 2 और ये हमारे पास तीसरा है, ठीक है। 3 तरीके से, कैसे कैसे, पहला कि एक पहला जो है मास बाय मास परसेंट, ठीक है, मास बाय मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन। मास बाय मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन क्या है, अब इसमें देखो नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि पहला मास ऑफ सोल्यूट, पहला देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, कैसे कैसे इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मास लिखा हुआ है ये मास किसका है, सॉल्यूट का मास है। यहाँ पे जो आप देखो मास लिखा हुआ है, यहाँ पे मास ये किसका, सॉल्यूट का है, और यहाँ पे लिखा है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब दूसरा मास किसका है, दूसरा मास किसका है, दूसरा मास है हमारा सॉल्यूशन का मास है, ठीक है, सॉल्यूशन का मास है। और फिर क्या लिखा है यहाँ पे, परसेंटेज के में, अगर हमें परसेंटेज में फाइंड करना था उसमें क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ पे 100। तो
इस एक लाइन में आप देखो, इसी एक लाइन में ही आपको सारा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। मास बाय मास, अब अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं, मे बी अगर आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसमें यह लिखा रहेगा कि किस तरीके से आपको फाइंड करना है। अगर मास बाय मास परसेंटेज है तो मतलब फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। पहला ये सॉल्यूट का दे रखा है, दूसरा ये यहाँ पे सॉल्यूशन का लिख ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, पहला क्या लिखा है, ये कितना हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला हम कैसे फाइंड, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर होगा और नीचे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इंटू 100, अब ये चीज़ कितना आएगी, परसेंटेज में कैसे आएगा, मतलब परसेंटेज में आएगा तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये लेस देन, मतलब कि आपको 1 आएगा, या फिर पॉइंट में करके जैसे 0.01, 0.9192, 0.86 में पॉइंट में ही करके आएगा। तो जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर जैसे यहाँ पे आ गया कि 0.10 आ रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.10 आ रहा है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। और ये अब अगर सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या होगा कि सोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, सोल्यूशन मतलब कि सोल्यूशन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सॉल्यूट क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, तभी तो ये सोल्यूशन बनता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू कितना हमने बताया था, सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल के सोल्यूशन बना रहा है, तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो इसको इसलिए हमने क्या नीचे रखा है, और मतलब इसके हम रेफरेंस में फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए इसे नीचे हमने इसको रखा है। और ऊपर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और इसमें 100 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू किस में आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें भी लिखे, मतलब मास ये किसका, सॉल्यूट क्या है, अब बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो इसको अगर यहाँ पे कैसे देगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर दिया, तो मतलब कि ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आएगा वैल्यू क्या आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी। नेक्स्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब ये जो पहला टर्म्स आएगा ना, ये सॉल्यूट के लिए होगा, और नेक्स्ट वाला जो आएगा वो किसके, सॉल्यूशन को होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक से इसका रहा। अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो आप इस तरीके से करते हो। एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, तो इसको हम एक बार आपको बताते हैं कैसे ये होता है, ठीक है, कैसे ये इसमें देते हैं। पहले तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पहले ये डिफाइन करेंगे कि इसमें सॉल्यूट क्या है, ठीक है, इसमें सॉल्वेंट का क्या है। तो अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो अब हम इसमें कैसे पता करेंगे कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। अब यहाँ पे देखो कि जो उसमें सॉल्ट दे रखा है ये कितना है, 40 ग्राम है, ठीक है, और वाटर कितना दे रखा है, 320 ग्राम है। तो अब ये कम क्वांटिटी है, मतलब ये सॉल्यूट हो गई, ये ज़्यादा क्वांटिटी है, मतलब ये क्या है, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट क्या हो जाएगा, जो सॉल्ट है वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ, यहाँ पे देखो मैंने जैसे बताया था ना, ये साफ इसमें लिख कर देगा, यहाँ पे लिखा है कंसंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसने क्या, अब ये लाइन लिख के इसने आपको फॉर्मूला तक बता दिया है, अगर आप समझते हो तो आपको इसने फॉर्मूला भी बता दिया। तो मास ये किसका मास हो जाएगा, मैंने अभी बताया था, ये किसका मास हो जाएगा, ये सॉल्यूट का मास हो जाएगा। और दूसरा जो मास है किसका दे रखा, सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ भी सॉल्यूशन, ठीक है। तो दूसरा वाला जो बाई के बाद जो मास आया है ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे सॉल्यूशन देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे इस तरीके से, मतलब कि आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा कि मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट क्या साल्ट है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो कि मास ऑफ सॉल्ट इक्वल टू कितना, 40 ग्राम है, ठीक है, मास ऑफ साल्ट कितना है, 40 ग्राम है। और नेक्स्ट है हमारे पास मास ऑफ वाटर कितना है, या मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो 320 ग्राम है। अब सॉल्यूशन का मास हमें फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन का मास फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को, दोनों को मास हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और मास का देखो यहाँ पे ग्राम की जो इस्तेमाल किया गया, अभी मैंने आपको यूनिट वगैरह के बारे में अभी बताया नहीं है, ठीक है, यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है। तो आप यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो मास का यूनिट होता है, ठीक है, जो मास का यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी होता है, ग्राम होता है, ठीक है।
या फिर मिलीग्राम इस तरीके से होता है, केजी ग्राम मिलीग्राम इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये यूनिट होते हैं, ठीक है, यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है। तो अगर हम इसमें लिखें 40, तो 40 हाथी घोड़ा तो है नहीं कोई कि 40 क्या है, कुछ नहीं पता है, तो 40 ग्राम अगर हमने लिख दिया कि मतलब कि क्या ये मास दे रखा है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता कि ये मास है या वॉल्यूम है, तो ग्राम अगर है या किलोग्राम है, मिलीग्राम है, तो ये समझो कि ये मास ही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 ग्राम इसका दे रखा है सॉल्यूट का, 320 ग्राम दे रखा है आपका सॉल्वेंट का। आप दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 360 आ जाएगा। 360 ग्राम किसका हो जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है मैंने कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करोगे तो आपको टोटल सॉल्यूशन निकल मास निकल आएगा, ठीक है। तो ये 360 ग्राम इसका हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन का, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट वाले टर्म्स पे आते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको फार्मूला बताया, यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया कि मास बाय मास परसेंटेज अगर हमें फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। ये फार्मूला, इस फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं देखो बार बार इसलिए फार्मूले को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप जब सुनो तो आपको ये चीज़ याद हो जाए, ठीक है, याद हो जाए, इस वजह से मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर जो पूछा है कि यहाँ पे मैंने सिंबल लिख दिया परसेंटेज का, कोई दिक्कत, आप लिख भी सकते हो इसको PER जो भी है इसका स्पेलिंग के सहित आप इसको वर्ड में लिख सकते हो। मैंने इसको सिंबल लिख दिया, आप भी चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। तो अब मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, 40 ग्राम दे रखा है। मास ऑफ सोल्यूट मतलब साल्ट का जो भी दे रखा है वेट, उसका मास दे रखा है, तो 40 ग्राम डिवाइडेड बाई हमने सोल्यूशन से डिवाइड करना है 360, हमने यहाँ पे फाइंड किया कि 40 + 320, ठीक है। अब इंटू 100 कर देंगे, तो अब इसको जब करोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 4 से ये कट जाएगा 9 टर्म्स, उसके बाद ये कितना आ जाएगा आपका, इसमें ये आ जाएगा 11.1, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे आराम से फाइंड कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल, इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर आपको पूछता है तो उसमें देखो फॉर्मूले कैसे फाइंड कर देने हैं, इसी में से मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे पहला जो मास है वो किसका है, वो सॉल्यूट का है। दूसरा मास यहाँ पे लिखा हुआ मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पे तो लिख ही दिया है कि सॉल्यूशन का, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मतलब ऑल ओवर हमारा ये न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि कोई मिक्सचर है, हमने कि हेट्रोजीनियस हो या फिर होमोजीनियस एक मिक्सचर है। जैसे कि अभी मैंने आपको जब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बता रहा था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप कोई सा भी एक सैंड पार्टिकल ले लो और उसको क्या करो, वाटर में आप डिजोल्व कर दो, तो क्या होता है कि मिक्स नहीं होता है, ठीक है, या मिक्स नहीं होता है। मान लो वो मिक्स नहीं हुआ, और मिक्स नहीं होने के बाद, ठीक है, मिक्स नहीं होता है और वो वाटर में क्या करता है कि तैरता है, उसमें डूब गया है लेकिन तैर रहा है, वो नीचे बैठा नहीं है, ठीक है, मतलब नीचे तली तक नहीं आया, वो क्या है कि वो मतलब वाटर में तैर रहा है, अंदर ही अंदर तैर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे सस्पेंशन बोलेंगे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सस्पेंशन बोलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि एक पर्टिकुलर वे में लिखा हुआ क्या लिखा है कि अ सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये टर्म तो आपको लिखना ही लिखना है अगर सस्पेंशन के बारे में पूछता है। देखो ऐसे पूछ देगा सस्पेंशन किस तरीके का मिक्सचर होता है, तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल। अब सॉल्यूट क्या होता है, इसका मतलब कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि वाटर लेते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, कुछ भी इसमें डालते हो, जैसे साल्ट हो गया या फिर सैंड हो गया, तो सैंड क्या होगा कि सॉल्यूट हो गया, या फिर आप साल्ट डालते हो सॉल्ट क्या हो जाता है, सॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो इसमें लिखा हुआ सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल क्या होगा, डिजॉल्व नहीं होगा उसमें, वो घुलेगा नहीं उसमें, ठीक है, बट रिमेन्स सस्पेंडेड, मतलब वो क्या रहा, उसी में तैरता रहेगा, अंदर डूबा हुआ रहेगा, वो डूबा हुआ रहेगा, ठीक है, थ्रोट आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मीडियम में क्या होगा, मतलब किसी तरह का मीडियम है, उसमें तैरता रहेगा। जैसे मैंने आपको भी बताया कि बहुत ही सैंड ले लो, बहुत हल्का है, तो वो क्या रहेगा, डूब के तैरता रहेगा उसमें, ठीक है। पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड, आप उसको क्या करो, उसको देख भी सकते हो। जैसे कि आप एक क्या करो, एक मैं एक्टिविटी आपको बताता हूँ कि आप क्या करो कि टैप वाटर लो, ठीक है, मतलब कि वो प्योरीफाइड वाटर नहीं, आप कोई भी टैप वाटर ले लो, या फिर ऐसी जगह से वाटर ले लो जहाँ पे क्या है कि पानी जो होता है ना, वाटर जो होता है या फिर पानी होता है लाल लाल हल्का सा दिखता है, तो आप वो उसको क्या करो कि आप उसको एक कांच वाली गिलास ले लो, ठीक है, उसमें क्या करो कि भर लो गिलास को, और उसको जो आपके धूप में देखो, धूप में या फिर कहीं भी दिखेगा आपको, तो आप देखोगे कि उसमें क्या होगा कि सैंड पार्टिकल होते हैं, बहुत ही टीनी पार्टिकल होते हैं, वो दिखेंगे आपको, ठीक है, नेकेड आई से आप देखोगे दिखेगा। अब देखोगे ना कि उसमें ऐसे तैरते रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो तैरते रहते हैं, तो वो क्या है, उसी को हम सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक, वो दिखेंगे भी आपको, और वो क्या है वाटर में वो मतलब डिजोल्व भी नहीं होते हैं, आप सैंड को डिजोल्व नहीं कर सकते वाटर में। तो ये जो प्रोसेस है या फिर ये जो पार्टिकुलर वे है, इसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है।
कुछ प्रॉपर्टी है सस्पेंशन के बारे में, इसमें क्या है कि 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ये, ठीक है। इसमें लिखने के लिए आदत है, इस सस्पेंशन के बारे में लिखने के लिए, जैसे कि आप डिस्क्राइब करो सस्पेंशन क्या है, तो इस तरीके से आएगा। तो अगर आपको आता है तो प्रॉपर्टी आप जरूर मेंशन करोगे। पहला तो आप ये मेंशन करोगे ही करोगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो आप सबसे पहले लिखोगे। उसके बाद आप प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी में आप लिखोगे कि सस्पेंशन क्या होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है कि नेकेड आई से क्या होता है, सीन बाय द नेकेड आई, नेकेड आई से विजिबल होते हैं, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। और जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है कि वो क्या करते हैं, सस्पेंशन जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। अगर आप जैसे कि मैंने आपको कांच के गिलास का जो एग्जांपल बताया, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, अंधेरे कमरे में रख लो, ठीक है, और एक टॉर्च ले लो और उस ग्लास के सामने रख करके आप टॉर्च जलाओ, तो जब देखोगे लाइट जब उस ग्लास के अंदर से जाएगी ना, तो वो चीज़ आपको दिखेगा कि हाँ लाइट इसमें से जा रही है, ये चीज़ आपको दिखेगी, ठीक है। आप एक वो ले लो विजिबल वो ले लो, कांच ले लो या फिर शीशा ले लो, जिसके आर पार आप मतलब दोनों साइड आप देख सकते हो। अब उसमें लाइट जलाओगे तो वो दिखेगा नहीं उसमें कि मैं किस तरीके से जा रहा है। बट अगर यही मीडियम जैसा कि हमने आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप ले लो और उसमें जब आप एक अंधेरे कमरे में रख लो उसको, और उसके बाद जब टॉर्च ऑन करोगे तो आप देखोगे कि वो पार्टिकल आपको चमकते हुए नजर आएंगे, ठीक है। मतलब वो क्या होगा कि वो उस लाइट की पाथ को क्या होगा, वो आपको दिखेगा कि इस तरीके से लाइट इसमें से जा रही है। नेक्स्ट सिमिलर्स है कोलाइडल सोल्यूशन की। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है कोलाइडल सोल्यूशन है, तो वो क्या सस्पेंशन से ये मतलब कि ये सिमिलर, ये दोनों सस्पेंशन और कोलाइडल ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। सस्पेंशन और कोलाइडल दोनों सिमिलर हैं, और ये आपको दोनों क्या करेगा कि मतलब कि जैसे अगर आपको 2 नंबर या 4 नंबर में पूछना हुआ तो क्या करेगा कि लिखेगा डिस्क्राइब बिलो डिस्क्राइब द फॉलोइंग कोलाइडल सोल्यूशन, और उसके बाद से आपको ये सस्पेंशन, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आ सकती हैं, दोनों सिमिलर है, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, ठीक है, कि आप कैसे पता करोगे कि कौन सा कोलाइडल है और कौन सा मतलब कि ये सस्पेंशन है, तो इसमें क्या कि बस छोटा सा बहुत ही मतलब बहुत ही छोटा सा माइनर सा डिफरेंशिएशन ये डिफरेंस होता है, वो मैं आपको इसी में बताऊंगा, इसी डेफिनेशन में है वो, ठीक है। तो एक बार रीड करते हैं इसको। द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल्स आर यूनिफॉर्मली सेपरेटेड थ्रूआउट आउट द सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो क्या है कि मतलब यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ कोलाइडल में भी मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, ये भी हेट्रोजीनियस ही मिक्सचर होता है, क्या इसमें मिक्स नहीं। बट क्या होता है इसमें, देखो नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। मतलब कि अभी हमने जो सस्पेंशन में देखा था उसको हम सस्पेंशन में पार्टिकल को हम नेकेड आई से देख सकते थे, बट उसके कंपैरिजन में कोलाइडल जो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं वो उससे भी छोटे होते हैं, आप उन्हें भी नेकेड आई दे सकते हो, बट एज कंपेरिजन अगर हम करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन में उसके पार्टिकल का और छोटे होते हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू दैट द सस्पेंशन, देखो यहाँ पे लिख भी दिया है कि एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सस्पेंशन, अगर कंपेरिजन करें तो कोलाइडल के जो पार्टिकल होते हैं वो और छोटे होते हैं। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, ये इंपॉर्टेंट है, टाइम ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है कि मिक्सचर्स अपीयर होमोजीनियस, होमोजीनियस की तरह तो दिखेगा, बट एक्चुअली क्या है, होता क्या है, एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन होमोजीनियस नहीं होता, कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस नहीं होता है, हेट्रोजीनियस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन बोथ आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, बोथ आर द हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप बोल सकते हो इसे, ठीक है। हेट्रोजीनियस दोनों होते हैं, इन दोनों में से कोई भी होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। प्रॉपर्टी आप इसकी भी लिखोगे, अगर आप एग्जाम में आता है तो इसकी भी प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी, और सिमिलर प्रॉपर्टी है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये तो लिखना ही लिखना है आपको। पार्टिकल के साइज को आप दिखाओगे यहाँ पे कंपैरिजन करा के कि टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअल सीन बाय द नेकेड आई, सब देख सकते हो, बट क्या होता है और ये छोटे होते हैं, मतलब इस वेरी डिफिकल्ट टू सी बाय द नेकेड आई, आप देख सकते हो, बस थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है ये देखना क्योंकि बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। कोलाइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अब जितने पार्टिकल छोटे होते हैं ना कि अगर वो उतना ज़्यादा लाइट को स्कैटरिंग जो लाइट की स्कैटरिंग वो उतना ज़्यादा वो करेंगे, तो यहाँ पे कंपैरिजन करके लिखा है कि कोलाइड्स आर द बिग एनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, ठीक है। लाइट के पाथ को ये भी देखो, जो मैंने अभी सस्पेंशन बताया और जो मैंने अभी कोलाइडल बताया, इन दोनों की प्रॉपर्टी आप देखो सेम है, ठीक है। बट क्या है कि आप ये कह सकते हो ना कि सस्पेंशन क्या होता है कि थोड़ा सा नीचे के मतलब कि इसका क्या है कि ये बी ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, अगर हम ग्रेडिंग करें इनकी तो ये बी ग्रेड का है, कोलाइडल ए ग्रेड का है। कोलाइडल क्या है सस्पेंशन से और बेटर होता है, मतलब कि ये स्कैटरिंग और अच्छे से करता है,
ठीक है। और ये भी हेट्रोजीनियस ही मिक्सचर होता है, आप इसे भी नेकेड आई से दे सकते हो। इसके पार्टिकल सस्पेंशन से भी छोटे होते हैं। तो इस तरीके से आप एक कंपैरिजन चार्ट भी बना सकते हो। और अगर आप इस तरीके से लिखो, जैसे कि आपने यहाँ पे, अगर आप दोनों चीज़ पूछता है तो आप यहाँ पे लिख दो सस्पेंशन, ठीक है, यहाँ पे सस्पेंशन लिख दो, यहाँ पे कोलाइड लिख दो, और एक इस तरीके से ड्रॉ करें। यहाँ पे आप लिख दो कि ये क्या है, इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसके पार्टिकल छोटे होते हैं, ठीक है। इसके पार्टिकल, सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े होते हैं, इसके पार्टिकल छोटे होते हैं। ये भी हेट्रोजीनियस होता है, ये भी हेट्रोजीनियस होता है। ये क्या करता है कि ये लाइट को, ये भी लाइट को स्कैटर करता है, बट ये क्या करता है कि सस्पेंशन से ज़्यादा लाइट को स्कैटरिंग करता है, ठीक है। इसे भी नेकेड आई से देख सकते हैं, इसे भी नेकेड। एक इस तरीके से अगर आप चार्ट अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो आप एक चार्ट प्रिपेयर करके भी इस चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है, आप इसे खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये आप इस फिगर में देखो कि किस तरीके से, आप देखो जो बीम ऑफ लाइट है, आप देख सकते हो कि कहाँ ये सारे दिख रहा है किस तरीके, ठीक है। इसको एक अलग ही से टिडल इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, तो उन्हीं के नाम पे टिडल इफेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लाइट की जो बीम है वो सारी आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे कहाँ कहाँ है कहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब कहीं दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है। तो ये क्या है कि ये कोलाइड का एक मतलब बेटर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हो इस चैप्टर नंबर 2 जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं या फिर बता रहे हैं, इस चैप्टर का ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है अगर आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आप समझते हो, और विद फिगर के साथ आपको लिखना है। ये अगर ये एग्जाम में आता है तब ये मत सोचना कि इसको हम फिगर नहीं, हम ऐसे ही लिख देंगे। आपको फिगर के साथ ही इसे लिखना है। फिगर आप बनाओगे, हर चीज़ को उसमें दिखाओगे क्या क्या, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर पे देख रहे हो बोर्ड पे, ठीक है। तो ये पहला है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ। एक देखो हम क्या करेंगे कि एक पहले आप एक ये चूल्हा ले लो, आप चूल्हा जैसे कि आपको ये बर्नर वगैरह ले लो, ठीक है। एक बर्नर है, एक बीकर है, बीकर में क्या करो कि पानी डाल दो, बीकर में क्या करो कि पानी डाल दो और उसको हम हीट करेंगे, ठीक है। एक वॉच ग्लास है, जनरली वॉच ग्लास क्या होता है कि मतलब कि एक चाइनीज़ डिश वगैरह आप देखे होगे तो वो एक ग्लास टाइप से होता है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट होता है ये, ठीक है। तो उस पर क्या करेंगे हम इंक को हम डाल देंगे, ठीक है। आप क्या करो, इंक को उस पर डाल दो, इंक को इस वॉच ग्लास पे। अब यहाँ पे देखो कि वॉच ग्लास पे क्या करो कि इंक को ऐसे 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 डाल दो, ठीक है। अब क्या करो, इसको हीट करो। अब ये वाटर क्या करेगा कि जैसे जैसे हीट होगा तो ये जो वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास भी हीट होने लगेगी, ठीक है। और वॉच ग्लास हीट होगी तो फिर इंक भी हीट होगा। अब इंक में क्या है ना कि इंक में क्या होता है, वाटर भी होता है। इंक में क्या होता है, वाटर भी होता है। तो इंक की जो वाटर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा कि जब गर्म होगा तो उसमें से वाष्प या भाप बनने लगेगा और वो क्या होगा, वेपराइज होकर के उड़ जाएगा। मतलब क्या होगा कि कुछ देर बाद आप देखोगे कि सारे के सारे जो वाटर्स हैं वो क्या होगा, इंक से निकल गए हैं और आपको जो वॉच ग्लास में मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ इंक ही मिलेगा। तो ये एक मतलब कि प्रोसेस है कि आपका इस तरीके से इंक को जो भी है, इंक की जो कंपोनेंट है, डाई कंपोनेंट है, उसको किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट है और ये क्या एग्जाम में आते हैं, मैं आपको 10 बार आपको बता चुका, ये आते ही एग्जाम में। और जितने भी मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट है, जरूर आएंगे, ये फिक्स से आना ही आना है। तो इसमें से आपको मतलब कि वो नहीं है, कोई दोहरा नहीं, आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब जैसे मार्केट में आप दूध खरीदने जाते हो तो एक होता है जैसे टोन्ड होता है, एक होता है डबल टोन्ड होता है। इस तरीके के आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको दूध मिलते हैं। तो टोन्ड में क्या होता है कि उसमें थोड़ा क्रीम होता है, डबल टोन में क्या होता है बहुत ही कम होता है, मतलब होता ही नहीं है। इस तरीके से तो कैसे निकालते हैं मिल्क से क्रीम कैसे। अगर आप पर्टिकुलर से किसी गांव से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप देखोगे कि, या फिर अगर आप विजिट करते हो, ठीक है, अगर आप इन फ्यूचर आप करो तो आप देखना कि गांव में लोग क्या करते हैं कि दही से छाछ वो वगैरह जो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, क्रीम को निकालते हैं। तो क्रीम को कैसे निकालते हैं कि वो एक बर्तन लेते हैं, उसमें क्या करते हैं कि दही को डाल देते हैं। पहले वो दही बनाते हैं, दूध का दही बनाते हैं, दही को उसमें क्या करते हैं डाल देते हैं। उसके बाद दही को डालने के बाद क्या करेंगे कि उसमें मतलब उनके पास एक डिवाइस होती है जो इसे मतलब कि इसको पता नहीं उसको मैं बोलते क्या है, उसका नाम मुझे पता नहीं है। उसको क्या करेंगे, उसमें खूब घुमाते हैं, उसको खूब घुमाते हैं, घुमाते। अब ये क्या है ना कि घंटों तक ऐसे करना पड़ता है, तब जाकर के जो क्रीम होती है ना, जो उसमें जो क्रीम होता है वो ऊपर आ जाता है और मतलब कि साइड में सेपरेट हो जाता है। और फिर वो उसको निकालते हैं, फिर उसको घुमाते हैं,
फिर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके का ये प्रोसेस कई बार किए जाते हैं और इस तरीके से हम सारा का सारा उसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगन प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब एक प्रोसेस होता है, तो इसी के द्वारा हम क्या करते हैं कि निकालते हैं, और इसका यूज मतलब एप्लीकेशन भी कई जगह पे है। तो पहले देख लेते हैं ये होता क्या है कि सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब ये उसका एग्जांपल है। अगर आप पूछेगा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, अगर आपसे पूछता है किस तरीके मतलब क्या क्या हम अलग कर सकते हैं, तो भाई आप इसमें लिख लेना कि जैसे दूध से हम क्रीम को अलग करते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल is that the denser particle are forced to the bottom and the lighter particle stay at the top when spun rapidly, ठीक। मतलब जब उसको लगातार इसे घुमाते हैं तो जो डेंसर पार्टिकल होते हैं ना वो क्या वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। डेंसर पार्टिकल वो नीचे चले जाएंगे, जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ऊपर से क्या करते हैं, जैसे खूब देर उसको घुमाने के बाद जो भी उनके पास डिवाइस होती है और ऊपर से क्या करते हैं निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है लाइटर पार्टिकल होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन इसका यही नहीं है कि सिर्फ दूध से ही क्रीम को अलग करते हैं या फिर मिल्क से ही क्रीम को अलग करते हैं, और भी एप्लीकेशन है। जैसे कि लेबोरेटरी में या फिर अगर आप टेस्ट वगैरह कराने जाते हो, ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, यूरिन टेस्ट कराने जाते हो, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर द ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये उसके बाद जो भी डायरी वगैरह है, जब फिर घरों में आप देख सकते हो कि बटर फ्रॉम द क्रीम, अब क्रीम को बटर कैसे अलग करते हैं, तो वो भी एक प्रोसेस में आ जाएगा। नेक्स्ट जो अगर आप हर घर में अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो तो आप हर घर में ये चीज़ देख सकते हो कि यूज इन द वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ। अब वॉशिंग मशीन कैसे आती हैं कि उसमें मतलब कि ऐसा ऐसा भी आता है कि आप वो कर सकते हो, क्या कहते हैं कि कपड़े भी आप क्या करते हैं सुखा सकते हो उसमें, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन का ही प्रोसेस होता है। तो ये इसका प्रोसेस का इस्तेमाल, ये 3 तरीके के मैंने आपको एप्लीकेशन यहाँ पे लिख रखे हैं। अब इसे देख लेना या फिर लिखना चाहते हो, अगर आप लिख रहे हो तो आप इसे जरूर लिख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, और आप इस अगर ये पूछता है तो एप्लीकेशन आप जरूर लिख लेना, तो ये बेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। अब मान लो कि जैसे कि आप क्या करो कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि वाटर है, वाटर में क्या करो आपकी कोई सा भी ऑयल डाल दो, ठीक है, ऑयल डाल दो। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देखो कि वाटर का इस्तेमाल किया हुआ है, चलो ठीक है। केरोसिन ऑयल है। अब वाटर क्या होता है कि अगर हम केरोसिन ऑयल और वाटर को कंपेयर करें तो केरोसिन क्या होता है कि मतलब कि वो लाइटर वेट होता है इसका, ठीक है, डेंसिटी कम होती है। वाटर की डेंसिटी कंपेयर टू केरोसिन क्या ज़्यादा होती है, इस वजह से वाटर क्या होता है नीचे रहता है, केरोसिन ऑयल क्या ऊपर है। ये दोनों के मिक्स नहीं होते हैं। आपने देखा क्योंकि वाटर को अगर आप ऑयल में डालो, ठीक है, वो मिक्स नहीं होता, अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। एक सेपरेटिंग फनल है, ये सेपरेटिंग फनल इसको बोलते हैं, इस डिवाइस को सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। और अब इस तरीके से आप डिवाइस को प्रिपेयर कर लो, पहले वाटर डालो, ठीक है, फिर उसके बाद से केरोसिन ऑयल डालो, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ पहले वाटर ही डालना है तो कोई जरूर नहीं, आप पहले केरोसिन ऑयल डाल दो फिर वाटर डालो, तो केरोसिन ऑयल अपने आप ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब कि है प्रोसेस है, आप इस तरीके से इस चीज़ कर सकते हो, ठीक है। एक है स्टॉप, ये मतलब कि एक वॉल्व है, ठीक है। अब इसको क्या करो कि ऑन करो, अब ये वाटर क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉट लगा लो, बर्तन लगा लो, यहाँ पे क्या वाटर आने लगेगा। अब जैसे ही वाटर यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही वाटर आएगा आपको पता चल कि वाटर खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो फिनिश है। तो वैसे क्या करो आप इसको क्लोज कर दो, अब वैसे क्या करो इसको क्लोज कर दो। अब क्या होगा कि वाटर तो आपको यहाँ पे फाइंड हो गया, ठीक है, वाटर क्या होगा यहाँ पे आ गया, और केरोसिन ऑयल क्या हो गया आपको सेपरेटिंग फनल में आ गया, ठीक है। ये सेपरेटिंग टेक्निक होती है, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं इसमें ऑयल को और वाटर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा देखना, इसको लिखने उखने के लिए तरीके। तो इसमें तरीके के बारे में आपको इसमें क्या बताऊं। आप तरीके के लिए क्या कर सकते हो कि आप तो पहले ऊपर ये लिख लूँगा, फिर आपको क्या लिखना है कि इसको मैं चलो एक प्रॉपर वे में बताता हूँ कैसे लिखा जाता है इसको। सबसे पहले आप यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन डालना, हेडिंग डालना, ठीक है, इंट्रोडक्शन डालना। इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है कि मतलब क्या है ये, ठीक है। जैसे कि मतलब 2-4 लाइन आप इसमें क्या है ये कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं इस तरीके से लिख लेना। फिर इसमें मेथड लिखना, मेथड ऐसे मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ आप इसमें हेडिंग वैसे डाल के ऐसे लिखना, तो ये प्रॉपर वे होता है। इंट्रोडक्शन लिखना किस तरीके मतलब क्या है इसके बारे में थोड़ा बता देना कि जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल किया, केरोसिन ऑयल है, वाटर है, ठीक है, और इसमें एक हमने स्टॉपर या फिर आप इसे वॉल्व भी बोल सकते हो, वॉल्व का इस्तेमाल किया, ठीक है। क्या क्या डिवाइस लिए आप इसको इंट्रोडक्शन में डाल देना। मेथड में क्या करना कि अब मेथड में आपको ये दिखाना कि हम इसको क्या करेंगे कि ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद से क्या धीरे धीरे ये वाटर मतलब कि हमें पॉट रखेंगे, इसमें कलेक्ट करते जाएंगे, और जैसे ही ये एंड होगा हम क्या करेंगे वॉल्व को क्लोज कर देंगे। तो ये मेथड हो जाएगा। मेथड उसके बाद कंक्लूजन
लिख लेना। फिर कंक्लूजन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में ये लिखना है कि हाँ जो हमने क्या फाइंड किया। कंक्लूजन में क्या होता है कि हमने क्या फाइंड किया, तो हमने क्या, हम इस प्रोसेस हम क्या फाइंड करेंगे, हम इस प्रोसेस ये फाइंड करेंगे कि हमने क्या किया कि केरोसिन ऑयल को और वाटर को हमने दोनों को इमिसिबल लिक्विड है जो मिक्स नहीं होते, हम इनको क्या किया सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं, फिर हमने इसमें सेपरेट किया। तो एक बार मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको हेडिंग डालनी है, कैसे कैसे लिखना है ये आपको पूरे यूट्यूब की मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, बट पूरे यूट्यूब में आपको ये कोई नहीं बताएगा कि कैसे लिखना कैसे है। तो इसको लिखने, क्योंकि देखो ये लॉन्गर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको बहुत ही बड़ा होता है। अब आप इन्हें कहानी की तरह नहीं लिख सकते, ठीक है, एक प्रॉपर वे होता है लिखने का, तो वो मैं बता दूँ। अब पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखो। इंट्रोडक्शन में आप जो भी है पॉइंट ऑफ इसमें लिख सकते हो जो मैंने बताया। फिर इसमें लिखो मेथड, ठीक है, मेथड में आप लिखो किस तरीके से, मतलब क्या ये प्रोसेस आप लिख लो इसमें, किस तरीके का अपने मतलब कैसे कैसे आप इसमें कर रहे हो, ठीक है। लास्ट में आप इसमें कंक्लूजन लिख दो। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है कि अपने मतलब वाटर को अपने केरोसिन ऑयल से सेपरेट कर दो। ये मतलब ये तरीका होता है लिखने का। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आप सोचो कि मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर थाउजेंड्स हैं या फिर लाखों लोग हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो मतलब कि अगर उसमें से अगर 90% ने कहानी बना कैसे ऐसे करके लिख दिया, कुछ पता नहीं कहाँ पे क्या डाला है, और अगर 10% भी लोग इस तरीके से लिखते हैं तो जो वो 10% होंगे ना, वो क्या, वो 90% से डिफरेंट हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो यही तरीका होता है एक खुद को एक्सप्रेस करने का, आप इस तरीके से एग्जामिनेशन में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सबके लिए, मतलब कि सबके लिए कि जैसे कि आप कोई सा भी इस तरीके के अगर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको इस तरीके से ही लिखना, ये एक प्रॉपर वे होता है लिखने का, तो इसी तरीके का भी इस्तेमाल करना। नेक्स्ट प्रोसेस सब्लिमेशन का प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या सब्लिमेशन का प्रोसेस है। तो इसमें क्या क्या मतलब क्या क्या सेपरेट करना, ये देखते हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर, ठीक है। तो ये क्या कैम्फर क्या होता है, देखो कैम्फर एक क्या होता है, सॉलिड होता है, जैसे हम इसको सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है। हम इसको क्या करते हैं, हीट करेंगे अब, तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैस में। तो ये सब्लिमेशन है। इसी प्रोसेस को मैंने आपको अगर आप मेरा इससे पहले वाला जो वीडियो देखे होगे ना, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है, इस वजह से हम इसको नाम दे रखा है सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये सिंपल था। कैसे करते हैं, सिंपल है, यहाँ पे एक गैस स्टोव है, या ठीक है गैस स्टोव है। उसके बाद से हमने यहाँ पे क्या एक चाइनीज़ डिश है। चाइनीज़ डिश मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कटोरी जैसा होता है, ठीक है, ये बाउल है, इसे कटोरी जैसे, इसको चाइनीज़ डिश बोलते हैं, जिसमें आप मोमोज वगैरह खाते हो या फिर जो भी है, ठीक है। तो चाइनीज़ डिश, उसमें हम क्या करेंगे, मिक्सचर रख देंगे, जो उसमें कैम्फर और साल्ट का मिक्सचर होगा उसको हम रख देंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि एक हमारे पास इन्वर्टेड फनल होती है, ये फनल होती है, आप इसे लैब वगैरह में, अगर आप स्कूल में जाओ, अगर आप कॉलेज में, तो अब लैब वगैरह में इस चीज़ को आप देख सकते हो। यहाँ पे वो मतलब ये बेसिकली आपको मतलब मिल जाएगा, ढेर सारा रखा रहता है, ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, ठीक है, इसका ज़्यादा यूज होता है। तो आप इसको भी देख, इन्वर्टेड फनल क्या है कि इसको हम क्या उल्टा करके इस पर क्या चाइनीज़ डिश पे रख दो, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि जो मिक्सचर है, जो कैम्फर और साल्ट का मिक्सचर, वो क्या ढक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो ऊपर ये खुला वाला जो भाग होता है ना, एक्चुअली ये क्या होना ऐसे होता है, ये आपको जो फनल दिखा रखा है ये इस तरीके से होता है, ठीक है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से बना। ये क्या खुला होता है और ये भी खुला होता है। तो जो नीचे वाला पार्ट है ना, इस फनल का नीचे वाला पार्ट है, हम इसको क्या करेंगे, जो चौड़ा वाला हम इसको चाइनीज डिश पे रख देंगे। ऊपर वाले पार्ट में किसी तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे जैसे कॉटन प्लग का यहाँ पे लिखा रखा है, तब किसी भी कपड़े उपड़े डाल दो या फिर जिससे क्या हो जाएगा कि मतलब कि वो रुक जाए। जैसे हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या जो कैम्फर हो जाएगा वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैस कन्वर्ट होने के बाद ये ऊपर जाने लगेगा, तो बाहर ना निकले, क्योंकि हमें सेपरेट करना है। ये बाहर निकलेगा तो फिर हम इसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो जैसे ये बाहर यहाँ पे जैसे ये हीट हुआ, हीट होने के बाद से क्या हो जाएगा कि ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टेट इसकी चेंज हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट होगा। फिर इसको जब हम ठंडा करेंगे तो ये क्या यहाँ पे ऐसे ऐसे देखो सॉलिडिफाई हो रहा है ना, ये सॉलिडिफाई होता है, ये क्या सॉलिडिफाइड कैम्फर है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी साल्ट है और कैम्फर है हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमें कैम्फर मिलेगा और यहाँ पे हमें साल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन का प्रोसेस है ये, और ये अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। इसको एक मतलब क्रोमेटोग्राफी एक मतलब कि डिफरेंट वर्ड है। क्रोमेटो मतलब कलर को सेपरेट करने की एक टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी इसको हम बोलते हैं। कि इसमें मतलब क्या क्या करते हैं, देखो, इज़ द डाई इन ब्लैक इंक, ठीक है। ब्लैक इंक मतलब क्या कोई ठीक है, बताता हूँ उसे कैसे। अ सिंगल कलर, ब्लैक इंक में ब्लैक इंक है, ठीक है, उसमें मतलब ढेर सारे कलर मिक्स हैं, वो ब्लैक हो गया है। और उसको क्या करेंगे, हमें सिंगल कलर में उसको क्या करना है, सेपरेट करना, अलग अलग हमें इसे कलर करना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि एक हमारे पास एक पेपर होता है, ठीक है, फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर के लिए मतलब कि अगर आप लैब में जाओ तो लैब में आप देखोगे फिल्टर पेपर, इसमें क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे से छेद ऐसे बने होते हैं, छेद बने होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से बने होते हैं। आप देख सकते हो उसको, अगर ध्यान से देखो तो दिखेगा, ठीक है। तो इस पर क्या करना है हमें,
इस पे इसमें क्या करना है कि एक निशान लगाना है, ठीक है। पेन से आप निशान लगा दो यहाँ पे, ऐसे ऐसे एक निशान लगा दो, ठीक है, ऐसे निशान लगा दो। और जो इंक है, जो ब्लैक इंक की ये बात कर रहा है, ठीक है, तो ब्लैक इंक को क्या करो आप यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट लगा दो। पॉइंट मतलब कि ब्लैक इंक को यहाँ पे आप रख दो, हल्का सा आप इसे रख दो। अब इसे सूखने दो। जैसे ये सूख जाएगा, ठीक है, सूखने के बाद क्या करना कि एक बर्तन लेना इस तरीके का, उसमें क्या वाटर होगा, इसमें क्या होगा वाटर होगा। और फिर क्या करना है आपको कि इसको ये जो आप फिल्टर पेपर है इसको इसमें आपको डिप कर देना है, ठीक है। डिप कहाँ तक करना है कि जब आप इसमें डिप करोगे तो डिप करने के लिए आपकी जो कंडीशन है, आपको कहाँ तक डिप करना है। अब यहाँ तक इसको डिप कर दो, ऐसे ऐसे यहाँ तक आप इसको डिप कर दो, यहाँ तक आप इसको इतना डिप कर दो। तो फिल्टर पेपर में क्या है कि यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स दिए होते हैं, तो इस पोर्स में क्या होता है कि वाटर्स फिलअप होने लगते हैं। और इसे जब रख दोगे, छोड़ दो इसे कम से कम 15 मिनट 20 मिनट या फिर घंटे भर इसको छोड़ दोगे, तो देखोगे ये पूरा फिल्टर पेपर है ना, ये पूरा पूरा गीला हो जाएगा, ठीक है। वाटर क्या हो जाएगा कि पोर्स में भरते भरते ये ऊपर तक चले जाएंगे, ये गीला हो जाएगा। और जैसे गीला होगा ना, तो ये जो इंक है जो ऐसे आपने सुखा रखा है, ये जो इंक है, ये इंक में डिफरेंट डिफरेंट कलर में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर में इसमें सेपरेट हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ कलर अलग आ गया, यहाँ पे कोई और कलर आ गया, यहाँ पे कोई और कलर आ गया, यहाँ पे कोई और आ गया, तो इस तरीके से क्या हो डिफरेंट डिफरेंट कलर में ये मतलब सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक टेक्निक हो गई। अब जो डिफरेंट डिफरेंट कलर में हो सेपरेट होगा, तो ये क्या होता है ना कि इसके मतलब कि कंडीशंस होती हैं कि कौन सा कलर सबसे ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा। तो इस तरीके का इनका एक मतलब कि प्रोसेस है कि कौन सा कलर ऊपर होगा नीचे होगा। देखो जो सबसे ऊपर होगा तो मतलब कि वो क्या है ना कि वो सबसे ज़्यादा मतलब कि सॉल्युबल है, ठीक है। जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो सबसे ऊपर होगा, और जो सबसे कम सॉल्युबल होता है वो नीचे होता है, ठीक है। तो ये अब देख लेना, इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया टेक्निक जिसको इसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्टिलेशन क्या, अगर आपको मतलब कि एग्जाम में बहुत ही टफ पेपर अगर आता है तो उसमें डिस्टिलेशन जरूर दे देगा, डिस्टिलेशन जरूर देगा, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रोसेस क्या है टफ होता है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा लिखना भी पड़ सकता है। तो इसमें क्या कैसे करते हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, ठीक है। टू मिसिबल लिक्विड कैसे हम सेपरेट करते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि देखो मैं अगर प्योर वाटर भी फाइंड करना होता है ना, कैसे हम मतलब कि प्योर वाटर को फाइंड करते हैं, तो इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो मतलब कि मिसिबल लिक्विड है, मिसिबल है, मिक्स है, ठीक है। बट क्या है कि मिसिबल लिक्विड में एक कंडीशन है, डिस्टिलेशन में क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मान लो कि एक लिक्विड 1 है और एक लिक्विड 2 है, ये दोनों क्या है कि मिक्स हो गए हैं, ठीक है। ये क्या दोनों मिक्स हैं। बट क्या लिक्विड 1 का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इन द सेंस कि आप देखो कि कितने टेम्परेचर पे ये वेपराइज हो जाता है, ठीक है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, मान लो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसका ले लेते हैं कि जो लिक्विड 1 है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका कितना होना चाहिए, इसका देखो होना चाहिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही होना चाहिए। इतना मतलब कि एक क्या एक जनरल से मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, ये श्योर नहीं है कि इतना ही होगा, एक जनरल से एक आइडिया। तो इतना टेम्परेचर में क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये मैं बताता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, या बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ये टेम्परेचर होता है कि जिस पे कोई भी लिक्विड हो वो क्या होता है बॉयल होने लगता है, मतलब कि वो स्टेट में चेंज होने लगता है। जैसे कि वाटर है, वाटर हम इसको हीट करते हैं, वो हीट होता रहा हीट, जैसे ही हम इसको 100 डिग्री तक हीट करेंगे ना, 100 डिग्री के बाद जैसे हम इसको हीट करना शुरू करते हैं तो वो क्या होता है कि वाटर क्या होता है वेपर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, वेपर बनना शुरू हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि 2 इमिसिबल लिक्विड है, हमने 2 इमिसिबल लिक्विड ले रखा है, ठीक है। और इन दोनों का क्या है कि आप मतलब सिंपल सा एग्जाम में इतना लिख देना कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा बहुत ही ज़्यादा मतलब इनका डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नज़दीक नज़दीक नहीं होना चाहिए, बहुत मतलब अलग अलग मतलब डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मे बी शायद 25 की इससे करके है, मतलब ज़्यादा ही मतलब डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो एपरेटस है कैसे कैसे इसमें है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें देखो क्या है कि एक स्टैंड है, ये स्टैंड है और यहाँ पे हमने एक स्टोव रखा हुआ है, ठीक है। आप इसे ये क्या गैस स्टोव हमने रखा हुआ है, इसके ऊपर हमने क्या रखा है एक फ्लास्क है। फ्लास्क में क्या है कि मिक्सचर है, किस चीज़ का मिक्सचर है कि एसीटोन है और वाटर। अब एसीटोन का क्या बॉइलिंग पॉइंट का जो होता है बहुत ही कम होता है, वाटर का 100, ये तो हमें पता है सबको कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एसीटोन को क्या होता है, एसीटोन का बहुत ही कम होता है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कि कितना है, बट एसीटोन का बहुत ही कम होता है। आप देखोगे एसीटोन का इस्तेमाल उसमें हॉस्पिटल वगैरह में कहते हैं, जब वो इस्तेमाल करते हैं उसके सर्जरी वगैरह के लिए, तो एसीटोन को वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और भी बहुत अलग अलग चीज़ जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है।
तो ये जो इसमें मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का, ये मिक्सचर है, ठीक है। एसीटोन और वाटर का ये क्या है कि मिक्सचर, हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट किया, ठीक है। अब जैसे हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया ना, जैसे स्टार्ट करेंगे हीट करना, तो एसीटोन का क्या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही कम होता है, तो ये थोड़े से ही गर्म होगा तो तुरंत ये क्या वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होते होते एसीटोन यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ से हमें टेम्परेचर के लिए हमने क्या थर्मोमीटर फाइंड मतलब लगाया हुआ है, ताकि हमें पता चले कि हम कितना गर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री उसको भी गर्म कर दे सारा, ठीक है, इतना हमें नहीं करना है। तो अब जैसे यहाँ पे एसीटोन ऐसे गया, एसीटोन का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कि यहाँ पे ट्यूब लगा रखी, तो यहाँ से रहते होते यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्यूब के बाद देखो हमने क्या क्लैंप लगाया हुआ है। क्लैंप मतलब ये एक वाटर कंडेंसर इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे क्लैंप को क्या वाटर कंडेंसर हमने लगाया। वाटर कंडेंसर क्या होता है कि या इस साइड से आप क्या करो, यहाँ से जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि कोल्ड वाटर है ना, यहाँ पे आप डालो कोल्ड वाटर, आप डालोगे और यहाँ से कोल्ड वाटर जैसे अब निकले तो ये कोल्ड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ठीक, गर्म हो जाएगा। कैसे गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप एसीटोन यहाँ पे से है ना, ये क्या गर्म है, यहाँ पे ऐसे गर्म है। अब ये यहाँ से आते आते यहाँ पे ये क्या है कि गर्म है, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे समझा सकूँ। यहाँ पे ये क्या है कि गर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आते आते ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा यहाँ पे आते आते, ठीक है। अब इसको मैं ठंडे होने को उसका कलर में दूसरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब जैसे ठंडा हो जाएगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ गर्म था, यहाँ पे ठंडा हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो हीट था वो वाटर लेकर चला गया, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर डालोगे तो यहाँ से हॉट वाटर निकलेगा, ठीक है। मतलब वो क्या होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वाटर कंडेंसर में, इसको बोलते हैं। अब मतलब ये टर्म्स आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। वाटर कंडेंसर, एक क्लैंप हो गया, वाटर आउटलेट, इनलेट, मिक्सचर, ये सारे क्या टर्म्स हैं, आपको ये चीज़ें लिखनी है, आपको देसी भाषा में नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद से क्या फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे आप इसे ड्रॉपलेट्स में ऐसे ऐसे गिरने लगेगा, और इसे क्या करते हो, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी इससे पहले जो हमने पढ़ रहे थे, यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था, ये सब्लिमेशन का होगा। यहाँ पे क्या था, इमिसिबल था, ये क्या था, इमिसिबल लिक्विड था। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मिसिबल लिक्विड है, ठीक है। तो इमिसिबल लिक्विड और मिसिबल लिक्विड दोनों के क्या प्रोसेस अलग अलग हैं। अब मैंने आपको दोनों को डिफरेंट तरीके से, मैंने अलग अलग तरीके से बता दिया कैसे हम इसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस का नाम आपको पता होना चाहिए, डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इसको आप देख लो कि टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक एलिमेंट होता है, ठीक है। नहीं उसके बाद से क्या कंपाउंड वगैरह होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो कंपाउंड के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा खास लिखा नहीं है, यहाँ पे इसको मैं डेफिनेशन इसी में सारा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन से एलिमेंट को मतलब कि सिंपल केमिकल रिएक्शन से हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग हम इसको नहीं कर सकते, तो वो क्या बेसिक हम क्या होता है, मतलब एक बेसिक फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म होता है। जैसे कि आप गोल्ड हो गया, गोल्ड क्या, गोल्ड अगर प्योर गोल्ड की हम बात करूँ क्या एलिमेंट है, ठीक है। प्योर गोल्ड की बात करें तो एलिमेंट है। टंगस्टन हो गया एलिमेंट है। तो ये क्या, ये सारे क्या है, प्योर एलिमेंट है। अब इनको क्या है, बेसिक मतलब इनको जो सब्सटेंस है आप इन्हें क्या ब्रोकन नहीं कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग नहीं कर सकते हो। तो ये हो गई एलिमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। कंपाउंड का मैं अभी आपको बताऊंगा, मैंने उसको उतना मतलब ये टॉपिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको ये भी देखना है कि अब एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, या नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि मेटल्स यूजुअली शो। अब मेटल्स के बारे में यहाँ पे ना थोड़ा सा वो दे रखा है, मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेटल क्या होता है, ठीक है। मेटल के बारे में थोड़ा सा देखो, जैसे क्या कोई एलिमेंट है, मे बी मेटल ही है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि दे आर मतलब साइन, वो चमकते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, चमकते हैं, ठीक है, चमकते हैं। यहाँ पे लिखा है लुस्ट्रिया साइन होना चाहिए, ये चीज़ प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी अगर मेटल के बारे में अगर पूछता है, ठीक है। दे हैव सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर। कलर के बारे में भी देखो यहाँ पे लिखा मतलब मेंशन किया, गोल्डन येलो कलर भी हो सकता है, सिल्वर ग्रे भी हो सकता है, ठीक है। और मेटल की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हो जाए कि अगर आप एक आयरन ले लो, ठीक है, आयरन मतलब कि आप आयरन की रोड ले लो और उसमें देखोगे कि आप मतलब हीट भी फ्लो होती रहती है, ठीक है। वो धूप में रखो तो वो गर्म भी हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है। तो वो क्या मेटल है और उसकी क्या होगी प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या मतलब होता है ना कि अगर आप जैसे कि उसको खींचने में आप हाथ से खींच के तो नहीं कर सकते हो, बट के कुछ प्रोसेस होते हैं। तो अगर आप वायर बनाना चाहते हो, जैसे कि आप देखोगे आप जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं, आप मतलब जो घरों में यूज होता है उसमें देखो पतले पतले से उसमें कॉपर के वायर होते हैं। तो उसको हम कैसे बनाते हैं, पहले एक मोटा वायर होता है कॉपर का, उसको हम क्या करते हैं कि एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जो उस प्रोसेस से जब हम उसको पास कराते हैं वहाँ से जाता है, दबता है या फिर रोलर वगैरह से, तो क्या छोटे छोटे मतलब कि पतले वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो
उसी को हम बोलते हैं डक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर उसको हम वायर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं ना, तो वो समझो कि वो क्या है कि डक्टाइल है और वो क्या है, मेटल है, ठीक है। दे आर मैलेलिएबल, मतलब कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। अगर आप जैसे कोई आप मार्केट में जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो खाने की चीज़ें, तो आप देखोगे कि जो दुकानदार होता है, जो शॉपकीपर होता है, वो क्या करता है, आपको एक एल्युमिनियम फॉयल देता है, बहुत ही पतला सा, जैसे आप बोलते हो ना कि एल्युमिनियम फॉयल दे दो, तो वो क्या होता है कि एक बड़ी सी सीट होती है, मोटी सी सीट होती है, बस उसको हम क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम की जो सीट होती है, हम उसको क्या करते हैं कि दबा उबा के जैसे कुछ प्रोसेस करके हम उसको क्या करते हैं, पतली सीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को हम उसको मैलेलिएबल बोलते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, स्पेसिफिक टर्म है मैलेलिएबल, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने इसी वजह से यहाँ पे मतलब लिख रखा है कि कैन बी हैमर्ड इनटू अ थिन सीट, आप उसे पीट पीट के पतले सीट में बना सकते हो, ठीक है। दे आर सोनोरस, ठीक है, मेक रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, आप जैसे मारो उस पर तो उसमें क्या होता है कि मतलब आवाज़ सी आएगी, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास एक ग्लास है, ग्लास क्या होता है कि आप ग्लास की बात करें तो आप ग्लास को वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, उस पर आप थोड़ा सा भी चोट मारोगे तो वो क्या होता है, तुरंत ब्रेक हो जाएगा, तो वो क्या है, मेटल नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक बेसिक सा डेफिनेशन है और कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉन मेटल के बारे में भी दे रखा है, नॉन मेटल के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बता दिए, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस है, बात चल रही है, तो एलिमेंट के सिंपल से मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया और इसके एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए, ठीक है। अब मेटल्स के बारे में, मेटल्स की डेफिनेशन अगर पूछती है तो आप सिंपल से ये डेफिनेशन में भी आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो मेटल्स आर द डक्टाइल, ठीक है, मेटल्स आर द मैलेलिएबल, अब ये चीज़ें सब प्रॉपर्टी आप इसमें लिख सकते हो। नॉन मेटल में क्या होता है, दे डिस्प्ले द वैरायटी ऑफ कलर, नॉन मेटल में मतलब कि बहुत ढेर सारे कलर में मिलते हैं नॉन मेटल के, ठीक है। नॉन मेटल में बहुत ही कलर मिल जाएंगे, जैसे प्लास्टिक की बात करें डिफरेंट कलर में, ठीक है। अब लिखते हो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देखो कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो मतलब हीट को कंडक्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब सारे नहीं होते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब उनसे मतलब उनका आप इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज ही नहीं कर सकते, वो इतना ज़्यादा पुअर होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर नॉट लस्ट्रस एंड सोनोरस और मैलेलिएबल, तो अगर नॉन मेटल है तो इसमें मैलेलिएबल नहीं होगा, सोनोरस नहीं है, तो इस तरीके के जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक, मेटल की, वो इसमें क्या फाइंड नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्सचर्स और ये कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड के बारे में, तो कंपाउंड देखो अब इसमें क्या है कि दोनों इसलिए मैंने डाल रखा है यहाँ पे ताकि आप इसको समझ सको, समझने मतलब मिक्सचर भी समझ लो और कंपाउंड क्या होता है इसे भी समझ लो, और कंपाउंड के बारे में आपको अभी बताया नहीं है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे कि कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। मिक्सचर क्या है कि अगर मिक्सचर के बारे में देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि मिक्सचर क्या है कि एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड फॉर्म। अब जैसे कि आप वाटर है, सॉल्ट है, मिक्स कर दो, वो मिक्सचर हो गया, मिक्सचर के बाद तब क्या उसमें नया कंपाउंड थोड़ी ना मिला आपको, मिक्सचर है वो नया तो कुछ मिला नहीं। बट कंपाउंड में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, ठीक है। अब जैसे कुछ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट है, कोई केमिकल रिएक्शन आप कराते हो या फिर उनको मतलब कि मिक्स कराते हो, तो क्या वो नया कंपाउंड बना देते हैं वो, ठीक है। एक नया कंपाउंड बनाते हैं और उस नए कंपाउंड की अलग उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो भी उसका जो फिजिकल नेचर है, केमिकल नेचर है, वो सारे चेंजेज हो जाते हैं, मे बी चेंजेज हो जाते हैं, ठीक है। कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, तो जनरली तो हो ही जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। मिक्सचर है द वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब कि मिक्सचर में क्या जरूरी नहीं है कि आप उसमें क्या करो कि जैसे कि आप शरबत बना रहे हो, नींबू पानी बना रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप नींबू मतलब कि फिक्स है कि आपको इतना ही नींबू डालना है, तो ऐसा तो है नहीं, आप नींबू भी ज़्यादा डाल सकते हो, पानी ज़्यादा भी डाल सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट क्या इसमें कंपाउंड में क्या है, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, तो उसमें क्या फिक्स होता है कि कितना कितना आपको डालना है, ठीक है, तब जाकर ये कंपाउंड कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, ठीक है। मिक्सचर में क्या है कि हर जो आप जो भी सब्सटेंस है, जो भी आप इस्तेमाल किए हो मिक्सचर बनाने के लिए, उससे क्या अलग अलग प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, ठीक है। बट क्या है कि इसमें क्या है, द न्यू सब्सटेंस है द टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि आपने दो एलिमेंट लिए, आपने उसको मिक्स कर दिया, मिक्स कर देने के बाद से एक नया कंपाउंड बना, नया कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या जो वो अलग ही होगी, मतलब वो जो पीछे वाले जो दोनों से मिक्स किए ना उससे चेंज हो गई, अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो चेंज हो, टोटली डिफरेंट है वो। तो ये सी वाला जो पॉइंट है वो यही कह रहा है कि कंपाउंड में क्या हो जाएगा कि जो सब्सटेंस होगा, जो न्यू सब्सटेंस होगा, वो क्या हो, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी, ठीक है। फाइनल जो डिफरेंस है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, इतने मेथड तो हमने 6-7 मेथड हमने पढ़े हैं, वो सारे का मिक्सचर को हमने अलग ही करने वाले मेथड पढ़े हैं। बट क्या है इसमें कंपाउंड में, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, तो ये जो केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में भी शायद आपके सिलेबस में है नहीं, अगर होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इस वाले में तो नहीं है, ठीक है।
शायद आप नेक्स्ट जब आप क्लास में जाओ तो उसमें आपको मिलेगा। तो इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो हमें अलग करना है तो सिर्फ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही अलग कर सकते हैं, फिजिकल कोई मेथड है नहीं उसको अलग करने का। तो ये केमिकल ये कंपाउंड हो गया और एक वन साइड में मिक्सचर हो गया। तो कंपाउंड के बारे में भी आप समझ गए होंगे और मिक्सचर के बारे में भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फाइनली अभी तक ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्या है कि एक एक नंबर के क्वेश्चंस है तो वो आ चुके हैं इसमें से, सिर्फ मैंने इस पॉइंट को इसमें इतने जो पॉइंट है मैंने ऐड कर रखा है। अब एलिमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जो नॉन एलिमेंट है वो मोर देन 100 है, वो बहुत ज़्यादा 116 170 मतलब कुछ ऐसे हैं, अभी भी वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें से क्या है कि 92 एलिमेंट्स, ठीक है, 92 एलिमेंट्स क्या है कि ये नेचुरली फाइंड हुए हैं, नेचुरल है मतलब वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और 92 के बाद कोई क्या है कि वो सारे मैन मेड है, मतलब उनको क्या मिक्स करके कंपाउंड करके उनको बनाया गया है, ठीक है, मिक्स करके उनको बनाया गया है, मतलब मैन मेड है वो बनाया गया। 92 के बाद जितने सारे बनाए गए, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट आर द सॉलिड। अब अगर हम आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर पढ़ाते हैं या फिर इसमें रहता तो मैं आपको जरूर बताता, अब होगा तो मैं बताऊंगा भी कि मतलब आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो मैक्सिमम चीज़ें जो भी एलिमेंट है वो क्या सॉलिड ही हैं, ठीक है, मैक्सिमम सॉलिड ही हैं। अब सॉलिड गैसियस जो भी है उसमें देखो ये लिख रखा है कि 11 एलिमेंट्स आर इन द गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या है कि 11 ऐसे एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर का मतलब ये होगा कि 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वो गैस में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एलिमेंट भी हैं। तो कितने एलिमेंट हैं, वो 11 एलिमेंट है, ठीक है। 2 एलिमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 एलिमेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ ताकि आपको ये ध्यान, ये इंपॉर्टेंट है और ये हर बार ये लगभग एग्जाम में पूछ ही देता है। तो ये आपको मतलब याद रख लेना कि 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। 2 एलिमेंट्स हैं लिक्विड में, रूम टेम्परेचर पे भी ये लिक्विड में पाए जाते हैं। पहला क्या है, मरकरी है और दूसरा ब्रोमीन है। तो ये आपको याद रखना है, ये मरकरी और ब्रोमीन ये दो नाम आप रट लेना जिस तरीके से भी आप रट सको, ठीक है। तो ये दो आपको याद ही रखना, ये रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम्स बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली एबव द रूम टेम्परेचर। 303 डिग्री मतलब क्या हो जाए, अब केल्विन की बात कर रहे हैं। देखो 273 प्लस आपकी मतलब कि यहाँ पे तो ये हो जा सकता है 30 30 डिग्री कर दोगे तो ये आपको आ जाएगा 3, ठीक है, 03, ठीक है। तो ये 303 आ जाएगा। तो मतलब कि 30 डिग्री टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या, जब आप मैं बताऊंगा कि कैसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो आप इतना याद रखना कि 303 केल्विन पे भी ये क्या हो जाएगा, स्लाइटली जो भी एलिमेंट्स है कौन सा गैलियम और सीजियम की बात कर रहा है, ये क्या हो जाता है कि रूम टेम्परेचर। अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, रूम टेम्परेचर ही है। तो ये क्या होता है कि लिक्विड स्टेट में ये कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी थी जो, तो कुछ इंपॉर्टेंट मतलब नोट वगैरह जो आप इसे लिखना चाहो उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा आपका चैप्टर होगा वो मैं बताऊँगा। और इसके बाद मैं आपको जो बायोलॉजी का सेक्शन होगा, ठीक है, जो बायो का सेक्शन होगा वो मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आपके पेपर्स देखे हैं तो उस पेपर्स में ये मतलब क्लियरली मैंने देखा कि बायोलॉजी के बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बट उसके बाद जो फिजिकल कुछ पेपर, जैसे कि फिजिकल कह रहा हूँ मैं, फिजिक्स के जो हैं, जैसे आपका ग्रेविटेशन हो गया, आपका वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, तो इससे क्या है कि आपके न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं, ठीक है, और इनके कुछ फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए भी आए हुए हैं। तो ये जो सेक्शन है ये मैं पहले आपको कवर कर लूँगा, उसके बाद से मैं आपको बायोलॉजी बताऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद से हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, अगर आप पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें आप सर्कुलेट कर लो कि इस तरह के भी मतलब है चीज़ें चल रही हैं। तो आप देख लेना, इसको अपने हिसाब से सर्कुलेट कर लेना, लाइक कर लेना। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।